संविधान। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्रमवाइज देखा जाए तो 22 भाग ही मिलेगा, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां ही मिलेगा। लेकिन अगर उसमें ए बी सी डी को देखा जाए, ए बी कुछ भाग में ए बी जोड़ा गया है, जैसे 9 के का है, 9 के खा है, तो वो सब करके पूरा 25 हो जाएगा। लेकिन क्रम 1 से लेकर के 22 तक मिलेगा। उसी तरह से अनुच्छेद में भी वहाँ पर 19 का 1, 19 का ए बी सी डी ये सब लिखा हुआ है, तो उस समय बांटेंगे तो 450 से ऊपर पहुँच जाएंगे। ठीक है, लगभग 500 के करीब पहुँच जाएंगे। तो बहुत सारा अनुच्छेद क्या है, वह निरस्त भी हो गया है। तो यहाँ पर देखा जाता है क्रम वाइज देखा जाता है कि क्रम कितना है, तो क्रम है 1 से लेकर 395 तक, 395 तक, तो अनुच्छेद 395। अनुसूची 12, अनुसूची है 12 है। ठीक है, आगे देखिए। तो वर्तमान समय में अभी में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में जबरदस्ती पूछ दिया जाता है कि कुल भागों की संख्या क्या है, तो कुल भाग पूछा जाएगा तो 25 बोलिएगा। ठीक है, कुल भाग पूछा जाएगा तो 25 बोलिएगा। ठीक, आगे देखिएगा। मूल संविधान में 22 भाग, मूल संविधान में जिस समय संविधान तैयार हुआ था उस समय की बात की जा रहा है। उस समय संविधान में, मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 है अनुसूचियां। क्या चेंज हुआ दोनों में? अनुसूचियां पहले था कितना 12, नहीं अभी पहले कितना था 8, अभी कितना है 12। भाई क्रमवाइज में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 395 अभी भी 395 है। ठीक है, 22 भाग पहले भी, 22 भाग अभी भी। ठीक है, इसमें जुड़ गया है 9 के का, 9 का का, 9 का खा, ये सब जुड़ा हुआ है, 4 का का। संविधान को संविधान सभा द्वारा, अभी जिस तरह से लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, उसी तरह से पहले क्या होता था, संविधान सभा होता था। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। ये जो संविधान को जो अपनाया गया, वह संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, चाहे अपनाया गया, चाहे स्वीकार किया गया, कुछ भी बात एक ही है। तो संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। कौन दिवस? संविधान दिवस, विधि दिवस। संविधान क्या है? संविधान है कानून का किताब है। ठीक है, इसी के सहायता से पूरा देश चलता है, इसी का सहायता लेकर के पूरा कानून का पालन किया जाता है। ठीक है, तो संविधान क्या चाहिए? कानून का किताब है, देश चलता है संविधान के अनुसार से। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ये ध्यान रखिएगा, संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। तो संविधान सभा, ये जो सभा बनाया गया था, संविधान सभा बनाया गया था, उसका गठन हुआ था जुलाई 1946। और किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद अनुसूची 12। मूल संविधान में जिस समय संविधान बनके तैयार हुआ था उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची। संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का गठन होता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946। ठीक है, मंथ ध्यान रखिएगा, जुलाई 1946 लिख देगा, अगस्त 1946, जून 1946, जुलाई 1946 होगा। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य, ये जो 3 सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन, कल हम लोग पढ़े थे। कैबिनेट मिशन भारत आए थे 1946 में, 3 सदस्य आए थे। और 3 सदस्य में पहला नाम है पैथी लॉरेंस, दूसरे का नाम है स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरा है बी अलेक्जेंडर। सवाल में पूछ देगा इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों ध्यान रखना पड़ेगा, पैथी लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। 3 व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन के। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। ध्यान रखिएगा, अभी संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या कितना निश्चित किए थे? 389। जिस अभी राज्यसभा में, लोकसभा में सदस्य है, उसी तरह संविधान सभा में सदस्य थे और उसकी संख्या कितना थे? 389। संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946। ये डेट के साथ याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का प्रथम बैठक
9 दिसंबर 1946। नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और पूरा लाइन नहीं लिखना है ताकि आपका ध्यान इधर लगा रहे। अस्थिर हो जाइएगा, सो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करते हुए चलेंगे। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 कहाँ होता है? नई दिल्ली में। कहाँ होता है? नई दिल्ली में, ठीक है। पुस्तकालय भवन, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। तो जगह भी ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली, नई दिल्ली। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य, जनरली देखा जाता है कि कोई सभा होता है तो उसमें जो अध्यक्ष बनाया जाता है बुजुर्ग सदस्य को बना दिया जाता है। तो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मतलब टेम्पोररी के लिए उसमें बना दिया गया था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना थी? 15 थी, 15 थी। फिर से एक बार, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य? 3 सदस्य। पहला कौन है? पैथिन लॉरेंस, दूसरा स्टेफर्ड क्रिप्स, तीसरा एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित की गई थी? 389, 389, ठीक है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। कहाँ होती है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा, उसी को बनाया गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना थी? 15 थी, 15। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वो जो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, वह अस्थायी अध्यक्ष बने थे। उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर प्रसाद। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक और दूसरा बैठक कब? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार, याद कीजिए 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना आता है कि नहीं? देश बंटवारा होने का समय आ जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितना हो गई थी? 324। शुरुआत में कितना था? 389। देश का बंटवारा होने के बाद 324। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। उसमें तो बंटवारा होने के बाद वहां पर संख्या रह गया 324, लेकिन पुनः उसका संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, फिर से गठन किया गया देश बंटवारा होने के बाद। अब उस समय सदस्य की संख्या कितना हो गया? 299। तो 3 संख्या ध्यान रखना है और तीनों इसी तरह से पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि शुरुआत में संविधान सभा की सदस्य संख्या कितना निश्चित की गई थी? 389। देश के बंटवारा होने के बाद कितना रह गए थे? 324। और संविधान सभा का पुनर्गठन करने के बाद 299, ठीक है। तो इसी तरह से सवाल रहेगा, संविधान सभा का पुनर्गठन करने के बाद 299 और देश का बंटवारा होने के बाद 324 और शुरुआत में निश्चित किए गए थे 389, ठीक है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है। लगे लगभग कितने साल? 3 साल। अगर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ना लिखा रहेगा तो लगभग 3 साल लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 11 महीना हो गया है और 18 दिन हो चुका है, मतलब वो अंतिम मंथ चल रहा था, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक याद कीजिए 9 दिसंबर 1946 और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 और उसी दिन डॉक्टर प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो संविधान यहाँ पर राष्ट्रपति जो चुना गया डॉक्टर प्रसाद को कब चुना गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 50 को 3 काम होता है। पहला काम होता है कि इसमें राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 2 काम और, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ही, ठीक है। राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आगे देखिए, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी नहीं 22 जुलाई क्या जगह 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा
अभी जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा है उस तरह से क्या था, संविधान सभा। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। पूछा जाएगा संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। कुछ अनुच्छेद लागू कर दिया गया था, लेकिन पूरा तरीके से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा का प्रथम बैठक, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य? 3 सदस्य, पैथी लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389। देश बंटवारा होने बाद 324। संविधान सभा का पुनर्गठन करने के बाद 299। संविधान सभा के बुजुर्ग सदस्य सचिदानंद सिन्हा, उसको बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946। उसमें संविधान सभा में महिला सदस्य कितने थे? 15 थी। यहां पर ये हो गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना वर्ष? कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, लगभग कितना वर्ष? 3 वर्ष। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। और इसी के दिन क्या हुआ था? डॉक्टर प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति का पद हो गया। एकल नागरिकता, संस्थात्मक शासन प्रणाली, द्विसदनवाद। द्विसदनवाद कहने का मतलब है केंद्र में एक रहेगा राज्यसभा, दूसरा रहेगा लोकसभा। ठीक है, यही हो गया द्विसदनवाद। कानून के समक्ष है समानता, कानून के समक्ष है समानता। और आगे है विधि निर्माण प्रक्रिया, जो कानून बनता है वह विधायिका बनाते हैं, ये सब निर्माण प्रक्रिया। उसका आगे है मंत्रिमंडल प्रणाली। मंत्रिमंडल प्रणाली ये सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से लिया गया है राष्ट्रपति का पद, एकल नागरिकता, संस्थात्मक शासन प्रणाली। उसके आगे है द्विसदनवाद, उसके आगे कानून के समक्ष है समानता, विधि निर्माण प्रक्रिया, और उसके आगे मंत्रिमंडल प्रणाली। ये सब लिया गया है ब्रिटेन से। तो फिर से देख लेते हैं। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी। राज्यपाल का पद, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन, ये सब लिया गया है कनाडा से। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। आगे है उपराष्ट्रपति, उसके आगे है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उसके आगे है संविधान की सर्वोच्चता, उसके आगे उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। आगे है वित्तीय अपराध। ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ठीक है, आगे आते हैं। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन हो सकता है, ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। मौलिक अधिकार यूएसए, मौलिक कर्तव्य रूस के। समता और बंधुता के आदर्श से फ्रांस के संविधान से लिया गया है। समता और बंधुता की जो आदर्श शब्द है कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। आगे है प्रस्तावना की भाषा।
सिर्फ प्रस्तावना रहेगा तो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। तो प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान। ये समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची किसमें है? 7वीं सूची में है, 7वीं अनुसूची में है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, आगे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब लिया गया है राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया संविधान से कौन कौन सा शब्द लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, दूसरा समवर्ती सूची का प्रावधान, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक में तो लोकसभा और राज्यसभा। कोई बिल को लेकर के विवाद हो गया है, पारित नहीं हो रहा है, तो उसके लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। आगे है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्रों से व्यक्तियों का मनोनयन। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग यूएसए, और राष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेंगे, चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, ये सब दिया हुआ, ये लिया गया है आयरलैंड से। यही लिखा हुआ निर्वाचक मंडल, कौन कौन इसमें भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 लोगों का व्यक्ति को जो मनोनयन किया जाता है, ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। आगे है संविधान की अनुसूची। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो प्रथम अनुसूची में क्या उल्लेख है? राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका उल्लेख किसमें है? प्रथम अनुसूची में। आगे दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। तो यहाँ इसमें ध्यान रखना है वेतन। देखते वहां पर विभिन्न पदाधिकारी, विभिन्न पदाधिकारी का वेतन का उल्लेख किसमें है? दूसरी में है। सबका वेतन नहीं है, सबका वेतन नहीं है, ठीक है। तो इसमें मुख्य पद का नाम ध्यान रख लेना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और मुख्य न्यायाधीश, ये सबका वेतन, भत्ते और पेंशन। आगे है तीसरी सूची में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ का चर्चा है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। ये ध्यान रखना है कि शपथ का उल्लेख तो है, लेकिन किसका उल्लेख नहीं है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। जितने लोग मंत्री लोग शपथ लेते हैं उसका शपथ का उल्लेख है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख नहीं है। चौथी सूची में राज्यसभा में सीटों का चर्चा है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्य, विभिन्न राज्य को कितना कितना सीट मिलेगा, कितना सीट दिया गया है, नहीं दिया गया है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश को कितना सीट दिया गया है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। तो राज्यसभा में चाहे लोकसभा में जो सीट, चाहे कोई भी विधानसभा सीट हो गया, जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। पांचवी सूची में किसका चर्चा है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में चर्चा है कि अनुसूचित जाति, एससी और एसटी क्षेत्र है, उसके प्रशासन के संबंध में चर्चा दिया हुआ है कि कैसे प्रशासन चलेगा। छठी सूची में, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत में कितना राज्य आते हैं? 8 राज्य। सिक्किम को लेकर के 7 सिस्टर, ठीक है, कि 4 राज्य। अब पूर्वोत्तर भारत में पूरा 8 राज्य है, लेकिन उसमें से पूरा 8 राज्य को नहीं लिया गया है। कितने राज्य? 4 राज्य। और 4 राज्य में कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको बोलेंगे AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो 5वीं और 6ठी दोनों में प्रशासन के बारे में ही उल्लेख है, लेकिन इसमें से 4 राज्य, और इसमें लिखा हुआ है SC ST के क्षेत्रों के प्रशासन। तो दोनों में थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। 7वीं सूची में इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा की चर्चा है, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा अभी पढ़े थे हम लोग, किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा, ठीक है।
तथा इसी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का चर्चा है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा का चर्चा है और इसी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख है। आप लोग बताना कि समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना अमेरिका से। आगे आते हैं 8वीं सूची। इसमें राजभाषा का उल्लेख है, राष्ट्रभाषा नहीं, क्या है, राजभाषा। प्रारंभ में 14 भाषा थी। प्रारंभ में कितने भाषा थी? 14 भाषा थी, किंतु वर्तमान में कितने भाषा है? 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तब 14 भाषा था, उसके बाद कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया? सो देखिए, 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तब 15वां भाषा के रूप में सिंधी भाषा जोड़ा गया 1967 में, 21वां संविधान संशोधन। आगे है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें जोड़ा गया मणिपुर, नेपाली और कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 के तहत मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। मने को याद करना है, मने को माँ से मणिपुरी, ने से नेपाली, को से कोंकणी। आगे है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। 4 भाषा है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 71वां में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी और 21वां में सिंधी है, ठीक है। तो इधर हो गया 4, इधर 3, 7 और 1, 8, 14 और 8 कितना हो गया? 22 हो गया। तो 21वां संविधान संशोधन, 71वां और 92। 21वां 1967, 71वां 1992 और 92 2003, ठीक है। 21वां में सिंधी, 71वां में मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आगे है 9वीं सूची। इसे प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। तो शुरुआत में तो 8वीं सूची था, बाद में 4 सूची जोड़ा गया। तो 9वीं सूची कब जोड़ा गया? 1951 में, और ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत। और इसी में प्रथम संविधान संशोधन में जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन किया गया और उसमें चकबंदी किया गया था। चकबंदी होता है कि अगर एक व्यक्ति है, उसका खेत, उसका जमीन अलग अलग जगह पर है, तो उसको एक साथ कर दिया जाता ताकि जोतने उतने में आसानी हो। 10वीं अनुसूची, इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। तो 10वीं सूची को कब जोड़ा गया? 1985 में। केमा संविधान संशोधन? 52वां, ठीक है। 92 है, अरे क्या है? 52 है। इसमें दल बदल की चर्चा है। इसमें किसे चर्चा है? दल बदल, ठीक है। कि कोई अगर नेता चुनाव जीत जाता है तो वह तुरंत दूसरे पार्टी में नहीं मिल सकता है। उसके लिए नियम व्यवस्था किया गया है कि अगर मिलेगा तो पूरा मिलेगा और कुछ हिसाब इसमें दिया गया है। तो दल बदल की चर्चा किसमें है? 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची, इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया कब? 1992 में। केमा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। 24 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। अधिनियम बनता है 1992 में और 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसमें पंचायती राज की चर्चा है। तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं हम लोग 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। आगे आते हैं 12वीं सूची। इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 12वीं सूची को भी जोड़ा गया 1992 में। इसमें किसका उल्लेख है? नगर पालिका, नगर पालिका का उल्लेख है। 1993 में लागू होता है। तो दोनों ध्यान रखना है, चाहे वह 73वां पूछे चाहे 74वां पूछे, दोनों लागू होता है 1993 में। अधिनियम बनता 1992 में, ठीक है। तो ये 4 सूची है और 4 सूची में 9वां सूची जोड़ा गया 1951, 10वां सूची जोड़ा गया 1985, 11वां जोड़ा गया 1992 और 12वां जोड़ा गया 1992। नोट में लिखा हुआ 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। किस संबंधित है? पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज का उल्लेख अनुसूची 11 भाग 9 और अनुच्छेद 243, 243 का इसमें लिखा रहेगा ए से ओ तक, ए से ओ तक, 243 का ए से ओ तक, ठीक है, ए से ओ तक। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज के कौन सा स्तरीय है? त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है।
पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में तथा नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। जब पंचायती राज की संस्था पूछेगा चाहे नगर पालिका में, दोनों में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित है। तो पंचायती राज का भी त्रिस्तरीय और नगर से संबंधित, ये आपका नगर पालिका से भी संबंधित कितना स्तरीय है? 3 स्तरीय है, दोनों में त्रिस्तरीय है। तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय का व्यवस्था किया गया है। शहर के लिए नगर पालिका संबंधित 3 स्तरीय, अब पंचायती राज संबंधित भी त्रिस्तरीय। पंचायती राज में त्रिस्तरीय में पहला ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ठीक है। नगर पालिका में देखते हैं तो इसमें आएगा पहला नगर, जिसको बोलते हैं नगर निकाय। क्या बोलते हैं? नगर निकाय। नगर निकाय, और उसके ऊपर रहेगा तो नगर परिषद, और उसके ऊपर रहेगा तो नगर निगम। तो सबसे ऊपर में नगर निगम, उससे नीचे नगर परिषद, ठीक है, और उसके नीचे नगर पंचायत। ठीक है। तो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर पालिका नहीं, नगर निगम। पंचायती राज में पहला कौन सा है? ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, द्विस्तरीय में पंचायत समिति और तीसरा में जिला परिषद। नगर पालिका में आते हैं तो सबसे नीचे में हो जाएगा नगर पंचायत, ठीक है, और उसके ऊपर नगर परिषद और उसके आगे नगर निगम। हाँ, 74वां और 73वां दोनों 1992 में, लेकिन लागू होता है 1993 में। ठीक है। दोनों के लिए पंचायती राज संस्था और नगर पालिका महिलाओं के लिए 1/3 स्थान भाग आरक्षित है। ठीक है। आगे आते हैं। भारतीय संविधान के भाग, पहला भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। ठीक है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक। तो यहाँ पर भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो अनुच्छेद भी ध्यान रखेंगे। पहला है भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 है नागरिकता का उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4 के का, इसमें उल्लेख है मौलिक कर्तव्य का, अनुच्छेद 51 के काम में। भाग 5 है, इसमें उल्लेख है संघ का, अनुच्छेद 52 से 151, 52 से 151। यहाँ 51 के का, मौलिक अधिकार 12 से 35, नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51, और मौलिक कर्तव्य 51 के का, और संघ अनुच्छेद 52 से 151। ये सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 है। भाग 5। भाग 6 में क्या है? राज्य है, अनुच्छेद 152 से 237। इसमें संघ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का चर्चा किस में जाएगा? भाग 5 में। ठीक है। आगे आते हैं। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या होगा? संघ राज्य क्षेत्र। उससे पहले राज्य में सब क्या आ जाएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब किस में आ जाएगा? भाग 6 में। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन, यूटी बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। किस में उल्लेख है? भाग 8 में। बोलेगा दिल्ली के बारे में उल्लेख, दिल्ली के बारे में उल्लेख कहाँ मिलेगा? 200 भाग 8 में, भाग 8 में मिलेगा। ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? 239 से 242। आगे भाग 9 क्या जिससे मिलेगा? पंचायती राज मिलेगा, अनुच्छेद 243। सिर्फ 243 लिखे हैं यहाँ पर। 243 का ए से कहाँ तक? ओ तक, ए से ओ तक। 243 के ए से 243 के ओ तक। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। आगे इसमें नगर पालिका भाग 9 के काम में, 9 के काम में नगर पालिका है, और इसमें अनुच्छेद 243। अब इसमें अनुच्छेद लिखे गए 243 का। अब इसमें देखिए क्या लिख रहे हैं? 243 सिर्फ लिख दिए हैं, लेकिन ये है 243 वो है, उसके बाद ओ के बाद क्या होगा? पी। ओ के बाद पी ना होगा? पी से लेकर के 243 का जेड तक जाएंगे, जेड तक, और फिर स्टार्ट होगा
फिर इसमें स्टार्ट होगा 243 का जेड ए, जेड तक खत्म, फिर जेड के बाद क्या होगा ए, जेड ए होगा, फिर जेड ए से जाएगा यहाँ पर आगे तक। तो इसका उतना नहीं पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। 243 का ए से लेकर के ओ तक, नगर पालिका में अनुच्छेद 243 और पंचायती राज में 243, इसमें आगे बांटा गया है। 243 का पी से 243 का जेड तक और फिर 243 का जेड ए से जाएगा। फिर है, आज चलते हैं भाग 14, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं कहने का मतलब है कि इसमें यूपीएससी और क्या हो जाएगा, जेपीएससी, यूपीएससी और जेपीएससी, ठीक है, वो सबका उसका चर्चा सब दिया हो गया अनुच्छेद 308 से 323 तक, ठीक है। आगे इसमें भाग 15 निर्वाचन, जेपीएससी मतलब झारखंड स्टेट का, इसी तरह से सभी स्टेट का होगा तो उसको बोल सकते हैं एसपीएससी, एक यूपीएससी और होगा एसपीएससी, पीसीएस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा यूपीएससी और एक होगा यूएसपीएससी। ये एस मतलब क्या होगा स्टेट, ठीक है, और यू मतलब केंद्र, यूनियन, ठीक है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन, निर्वाचन आयोग जो चुनाव ना करवाते हैं, तो भाग 15 में है निर्वाचन 324 से 329। भाग 17 में क्या है, राजभाषा, भाग 17 में है राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351। राजभाषा हिंदी है, उसका लिपि देवनागरी होगा, अनुच्छेद 343 में उल्लेख है, ठीक है। भाग 18 में क्या है, आपात उपवन, भाग 18 में क्या है, आपात उपवन, अनुच्छेद 352 से 360। तो यहाँ पर भाग 18 आपात उपवन अनुच्छेद 352 से 360 है। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में, भाग 20 में है संविधान संशोधन और अनुच्छेद 368। जो लिखी हुई बात है तो समय के अनुसार से कुछ कुछ चेंज बदलाव होता है, वो संशोधन कहलाता है और उसका चर्चा दिया भाग 20 में अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा, और तिरंगा जो लिया जाता है 3:2 में, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में, लंबाई 3 रहेगा, चौड़ाई 2 रहेगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित अशोक के शीर्ष स्तंभ से लिया गया है, इस यहाँ पर अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, ठीक है। एक आता है सर्वोच्च शौर्य सम्मान, शौर्य सम्मान रहेगा तो परमवीर चक्र, वो दिया जाता है सेना में दिया जाता है, ठीक है, वो सिविलियन को नहीं मिलता है, आम आदमी को नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राजभाषा क्या है, हिंदी है। राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। राष्ट्रीय पुष्प है फूल कमल, राष्ट्रीय फूल या पुष्प है कमल, ठीक है। राष्ट्रीय पशु क्या था, बाघ था। और राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 2009 और राष्ट्रीय नदी गंगा को 2008, ठीक है। आगे आते हैं प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है और संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार से संविधान की आत्मा कौन है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग है। संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत क्या है, भारत के लोग है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है 1976 में। कब हुआ है, 1976। आगे लिखा हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पद निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पद निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। और 3 प्रकार का न्याय कौन कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। पहला कौन सा हो गया? विचार। दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता एवं 2 प्रकार की समानता। समानता में प्रतिष्ठा और अवसर का, ठीक है, का उल्लेख किया गया है। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन। 3 शब्द जोड़ा गया है: समाजवादी, पद निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता। 3 प्रकार के न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता में प्रतिष्ठा और अवसर। आगे आते हैं अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि संविधान में भारत को किस नाम से पुकारा गया है? भारत और इंडिया। ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे सिक्किम कोई भारत का टुकड़ा नहीं था, ठीक है, बाद में इसको शामिल किया गया है, इसे बोलते हैं नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है। और अगर बिहार से झारखंड अलग हुआ है तो ये हो गया अनुच्छेद 3 के तहत। पहले से था बिहार, पहले से था और उसी को 2 भागों में बांटा गया है। तो जब नए राज्य प्रवेश करेगा तो अनुच्छेद 2 के तहत। और अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। तो नए राज्यों का निर्माण, पहले से राज्य है उसी को बंटवारा कर देना, उसकी सीमा में परिवर्तन कर देना, उसके नाम में परिवर्तन कर देना, इस अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 3 में उल्लेख है। और ये कौन करता है? संविधान को यह अधिकार दिया गया है। संविधान का नहीं, संसद को। संविधान में उल्लेख है, संसद को यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। यह हो गया अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो विधि के समक्ष समता, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ठीक है। तो कोई भी स्थान पर या कहीं भी धर्म के आधार पर धर्म, नस्ल, जाति, पुरुष से महिला या जन्म स्थान के पर भेदभाव का निषेध किया गया है, मना किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन करने का मतलब है किसी सरकारी नौकरी, ठीक है, जो भी सरकारी फॉर्म आता है वो सबके नियुक्ति के लिए। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। लेकिन अपवाद में लिख दिया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, इन लोग के लिए ये अपवाद है। ठीक है। SC, ST और OBC। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया, उन्मूलन किया गया है। छुआछूत का उन्मूलन किया गया, उन्मूलन मतलब खत्म करना। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन यहाँ पर सेना या विधि संबंधी समान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। सेना को तो दिया जाता है, पद दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी पहले अपने से कोई व्यक्ति उपाधि को धारण करते थे वो उपाधि को सब अंत कर दिया गया। अगर विदेश के सरकार द्वारा, दूसरे देश के सरकार द्वारा किसी आदमी को अगर कोई उपाधि दिया जाता है तो उसके लिए अनुमति लेना पड़ता है राष्ट्रपति से लेना पड़ता है। नोट: भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र आदि अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं।
यहाँ लिख दिया है सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, सेना में प्रदान की जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ कितना है, 6 है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब कितना है, 6 है। अनुच्छेद 19 के एफ संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। तब इसको किसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार को। केमा संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है। अब कितना हो गया है, 6 हो गया है। अनुच्छेद 19 का ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता 19 का ए में है। 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं भी आप सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 3 में है संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के 4 में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है, देश के किसी भाग में आप घूम फिर सकते हैं। 19 के ई के तहत में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है। तो देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता किसमें है, 19 का ई में। अनुच्छेद 19 के जी में, यहाँ पर 19 के एफ, ई के बाद एफ होगा, एफ को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। अब है एफ के बाद क्या है, जी है। कोई भी व्यापार, कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता 19 के जी में है। तो ये में हो गया बोलने का स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब मीडिया का। ठीक है, मीडिया का स्वतंत्रता है, कुछ भी सवाल वाल आपसे कर सकते हैं। 19 के बी में है ये हो गया आपका सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक बिना हथियार के। 3 में क्या होगा, संघ बनाने का। 4 में आवागमन। 5 में निवास करने की स्वतंत्रता, एफ को हटा दिया गया संपत्ति अधिकार को, और जी में है व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। डायरेक्ट पूछ देता है इसमें कि 19 के जी में या तो फिर जीविका चलाने की स्वतंत्रता किसमें है, 19 के जी में। ठीक है, आगे आते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सीधी के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए 2 सीधी संबंध संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया है। इसके तहत 3 स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा मिलेगी। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी कि अगर कोई अपराध किया है, एक बार सजा वो काट लिया है तो दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर दोबारा गलती करेगा तो नहीं मिलेगा, दोबारा गलती करेगा, दूसरा अपराध करेगा तो उसके लिए फिर अलग सजा होगा, लेकिन वही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। जिसमें अपराध किया था उसमें जो नियम कानून होगा उसी के तहत उसको सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में जो बनेगा उसके तहत मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को समय के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम गलती किया है तुम इसको कबूल करो, वो बाध्य नहीं किया जाएगा। तो 3 तरह का संरक्षण दिया गया है अपराधों के लिए अनुच्छेद 20 के तहत। पहला में क्या है, पहला में है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा। दूसरा है कि जिसमें अपराध किया था उस समय का कानून के अनुसार से उसको सजा मिलेगा। और तीसरा है कि समय के विरुद्ध वह गवाही देने के लिए बाद उसको नहीं किया जाएगा। तो समय के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाद नहीं किया जाएगा, ये तीसरा में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक इसी में है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसी में है। आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, जान ना किसी का ले सकते हैं, ना ही दे सकते हैं। ये हो गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राइवेसी का अधिकार इसी में है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के काम में 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब 21 का है, 21 का ये मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है।
6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ठीक है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। 20 और 22 में थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होगा? 20 में क्या चीज है? 20 में अपराधों के लिए 2 सीधी संरक्षण, उसमें था कि एक अपराध के लिए 1 बार सजा मिलेगा। फिर उसमें था जो अपराध जिसमें अपराध किया था उसमें जो कानून था उसी के तहत उसको सजा मिलेगा। और तीसरा, समय के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। ठीक है, बाध्य नहीं किया जाएगा कोर्ट में। यहाँ पर 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था। 3 है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। हिरासत में अगर ले रहा है पुलिस तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से हिरासत में लिया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी मतलब कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा आने जाने के समय को छोड़ करके। ठीक है। और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। ये 3 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, अनुच्छेद 22। 20 में क्या है? 20 में अपराध कर लिया है, उसमें उसको संरक्षण दिया गया है। और ये 22 में क्या है कि उसको अगर कोई व्यक्ति को लग रहा है कि हमको गलती से गिरफ्तार कर लिया जा रहा है तो उसके संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो दोनों थोड़ा ध्यान रखिएगा। 21 और 22 दोनों इंपॉर्टेंट है। 21 और 22। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार मतलब मानव का खरीद बिक्री, मानव का खरीद बिक्री और बलात्कार श्रम बल दे करके काम नहीं करवा सकते हैं। ये मना किया गया, निषेध है। ठीक है, ये कानूनी अपराध है, संविधान के अनुसार से ये अपराध है अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। बालकों का नियोजन मतलब नियुक्ति। ठीक है, कहीं पर कल कारखाने बड़े खानों में नियुक्ति का निषेध किया गया है। बालकों का नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु वाले ये एज दिया हुआ है। कितने से कम? 14 वर्ष से कम। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 25 कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों में संरक्षण। अल्पसंख्यक कहने का मतलब है यहाँ पर हिंदू बाहुल्य है तो इसमें अल्पसंख्यक हो जाएगा मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन। ठीक है, ये सब हो जाएगा अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये किसमें दिया? अनुच्छेद 29 में। 29 में अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों में संरक्षण ये किसमें है? 29 में। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 15 और 29 में अलग है। अनुच्छेद 29 में किसका उल्लेख है? अल्पसंख्यक में। अनुच्छेद 15 में है कि वही जाति आधार पर, ठीक है, जाति आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, नस्ल के आधार पर वो कहीं उसका प्रवेश करने का मना नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर किसके लिए है? अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों में कितना है? 29 में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। आगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार वही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकार हनन के मामले पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति के द्वारा या तो सरकार के द्वारा मौलिक अधिकार को छीन लिया जा रहा है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट चाहे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। ठीक है, तो उच्च न्यायालय 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत।
सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट, याचिका या समादेश जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रिट, याचिका का समादेश याचिका या समादेश जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। ठीक है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कर्पस, सशरीर उपस्थित होना। इसका अर्थ क्या हुआ है? सशरीर उपस्थित करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। इसका इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, हैबियस कर्पस। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार। ठीक है, अगला स्लाइड में। परमादेश, ये हो जाएगा मैंडेमस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंडेमस। इसका अर्थ होता है हम आज्ञा या आदेश देते हैं। एक बार सीधा एग्जाम पूछा गया था कि किसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, परमादेश। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है राइट साइड में। प्रतिषेध, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, जिसे बोलते हैं मना करना। इसका अर्थ होता है मना करना। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण यहाँ पर सर्टियोरारी, क्या होगा? सर्टियोरारी, प्रमाणित होने के लिए। उत्प्रेषण मतलब प्रमाणित होने के लिए। अधिकार पीछा लेख हो जाएगा कोवेरेंटो, किसी अधिकार या वारंट वाला। ये ज्यादा पूछा गया है, हम आदेश देते हैं और सशरीर उपस्थित होना। ठीक है, क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास शरीर है। ये जो आपके पास शरीर है कहने मतलब पुलिस अधिकारी को बोल रहा है कि आपके पास जो शरीर है उसको मेरे सामने समझ कीजिए, समझ से प्रस्तुत कीजिए। कौन बोल रहा है? कोर्ट बोल रहा है। ठीक है, या उस व्यक्ति के प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। उसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देते हैं कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। किसी को लगा कि हमको गलती तरीका से हमको गिरफ्तार कर लिया गया है और वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वहां पर कोर्ट से आदेश आएगा कि जो पुलिस के द्वारा बंदी बनाया गया है उसका आदेश आएगा कि आप 24 घंटा के अंदर उस आदमी को मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए कि वो गलती किया है कि नहीं किया है, इसका जांच किया जाएगा। परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। कोई सरकारी कर्मचारी है और जिसके लिए नियुक्त किया गया है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके लिए आदेश जारी होता है, उसे बोलते हैं परमादेश। क्या बोलते हैं इसको? परमादेश। अधिकार परीक्षा लेख, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है, उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है। कोई व्यक्ति है और वो बड़ा ऊंचा कोई पद पर काम करने लग गया है और जिसका उसको राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, तो उसके लिए अधिकार परीक्षा लेख जारी किया जाता है कि आप किस उद्देश्य से इसको काम कर रहे हैं, किस उद्देश्य से आप इस पद पर बैठे हुए हैं। आगे है प्रतिषेध लेख। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रोकना। किसका? प्रतिषेध लेख। और परमादेश में क्या था? हम आदेश देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर उपस्थित होना या करना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उस न्यायालय द्वारा निम्न व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करे, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। कोर्ट का भी अपना अपना सीमा है। कोई भी कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सकता है। अगर उसके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है तो वो वहाँ सुना सकता है, और उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है तो फिर अपने से ऊंचा न्यायालय को भेजा जाएगा। तो वही बोला रहा है कि यहाँ पर कि कोई भी मामला है अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। आगे आते हैं उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। निचला कोर्ट होता है, उसको ऊपर कोर्ट होता है, उसको ऊपर कोर्ट होता है, तो निचले कोर्ट का आदेश दिया जाता है उसके ऊपरी अदालत द्वारा कि जो भी आपके पास लंबित मुकदमा है वो लंबित मुकदमा मेरे पास भेजिए, वरिष्ठ न्यायालय को भेजिए। ये हो गया उत्प्रेषण में। प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण किस संबंधित है? कोर्ट से संबंधित है।
कोर्ट से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख आदेश देगा। कोई अधिकारी काम कर रहा है जो इसके लायक है नहीं है, वो काम कर रहा है तो उससे पूछताछ के लिए अधिकार परीक्षा लेख। परमादेश, कोई अधिकारी है जिस पद के लिए उसको बैठाया गया है, जिसके लिए बैठाया गया काम नहीं कर रहा है, उसके लिए परमादेश। और गलत तरीके से अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है उसके संरक्षण में। ठीक है, परमादेश, कोई अधिकारी है ठीक से काम नहीं कर रहा है। अधिकार परीक्षा लेख, कोई अधिकारी है जो उस लायक नहीं है, ठीक है, और उस पद पर बैठा हुआ है। प्रतिषेध लेख और उत्प्रेषण दोनों किसका मामला है? कोर्ट का मामला है। प्रतिषेध लेख में इसका अर्थ होता है रोकना। जो आप फैसला सुना रहे हैं वो फैसला आपके दायरे में नहीं आता है, वो रोकने के लिए। और उत्प्रेषण हो जाएगा कि जो लंबित मुकदमा है उसको वरिष्ठ न्यायालय को भेजिए, यही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं, बोलिएगा पांचों। देखिए 20, 22 इधर 32। 20 में था अपराधों के दोष संबंधी संरक्षण। ठीक है, और उसमें था कि एक सजा, एक अपराध के लिए एक बार सजा। ठीक है, जिस समय आप अपराध किए हैं उसी के तहत आपको सजा मिलेगा। तीसरा था कि समय के विरुद्ध न्यायालय में आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। 22 में था कि गिरफ्तारी में दोष सिद्धि संरक्षण में 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में प्रस्तुत करें। ठीक है, 24 घंटे के अंदर कोर्ट के में प्रस्तुत करें, आने जाने का समय का छोड़ करके। ठीक है, और उसमें दूसरा था कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से जैसे उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीसरा था कि अपने इच्छा अनुसार से वकील को रख सकता है। ये हो गया 22 में। 32 में क्या है? 5 तरह का रिट जारी करता है, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत। ठीक है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में उसमें आदेश देता है दंडाधिकारी को कि उसको 24 घंटे के अंदर मेरे सामने पेश किया जाए। ठीक है, दूसरा है परमादेश। कोई व्यक्ति अगर उस पद पर है और वह काम नहीं कर रहा ढंग से, उसके लिए आदेश जारी किया जाता है, परमादेश। आखिर हो गया अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उस लायक नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए जारी किया जाता है किस हैसियत से आप काम कर रहे हैं। आगे है उत्प्रेषण और आगे एक है प्रतिषेध। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों है कोर्ट से। प्रतिषेध है कि उसमें रोकना कि जो भी कुछ आप फैसला सुना रहे हैं आपका अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है तो उसको रोकिए, उसको नहीं सुनाइए उसको। और उत्प्रेषण में था कि लंबित मुकदमा को वरिष्ठ न्यायालय को भेजिए। ठीक है, आगे आते हैं नोट। ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है। ठीक है, आगे आते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से 35। 12 से 35 भाग कितना है? 3 में। भाग 3 में है और 12 से 35 है। ठीक है, पहला है समता या समानता का अधिकार। इसमें लिख देगा कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। आगे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। पहला समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, समता समानता अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अब पूछेगा 14 से 18 में कितना अनुच्छेद हो गया? 5 हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। अब देखिए इसे 14 से लेकर के लगातार है, लेकिन बीच में 31 नहीं है।
नहीं 31 है, 31 से जो संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया और रख दिया गया 300 के काम में। फिर सवाल में आएगा कि 19 के एफ में भी था, 19 के एफ में भी और 31 में भी था। तो वो जो है 19 के एफ में क्या चीज है? अर्जित संपत्ति है। कौन सा है? अर्जित संपत्ति। और इसमें 31 में क्या है कि वह आपका पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति मतलब जो आपका पूर्वज का है, ठीक है। तो अर्जित संपत्ति भी ले सकता है सरकार और आपका पैतृक संपत्ति भी ले सकता है। पैतृक संपत्ति का उल्लेख अनुच्छेद 31 में और अर्जित संपत्ति 19 का एफ में, ठीक है। अब इसको हटा करके रख दिया गया 300 के काम में और इसको विधिक अधिकार चाहे कानूनी अधिकार रख दिया गया है। पहले था मौलिक अधिकार, अब हो गया है कानूनी अधिकार। हाँ, कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है लेकिन सरकार छीन सकता है, ठीक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के एफ दोनों में था। अनुच्छेद 31 और 19 का एफ में को मौलिक अधिकार की सूची के से हटाकर इसे संवैधानिक के भाग 12, ध्यान रखना है, भाग कितना? 12 और अनुच्छेद 300 के का भाग 12 अनुच्छेद 300 के का के अंतर्गत कानूनी अधिकार, पहले मौलिक अधिकार था अब कानूनी अधिकार या उसे लिखा रहेगा विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 31 में भी था, अनुच्छेद 19 के एफ में था। दोनों में कुछ अंतर है, आगे लिखा हुआ है। यहाँ पर हटाकर उसके संविधान के भाग 12 में रखा गया, अनुच्छेद 300 के काम में इसको रख दिया गया कानूनी अधिकार में या उसे बोलते हैं विधिक अधिकार। नोट में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19 के एफ में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति का चर्चा है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है किंतु सरकार ले सकती है, छीन सकती है। ये सब बातें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं राज्य के नीति निश्चय के सिद्धांत, भाग 4 अनुच्छेद 36 के 51, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। मौलिक अधिकार था 12 से 35, भाग 3 इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया सकता है, यह वाद योग्य नहीं है। मतलब अगर मौलिक कर्तव्य अगर सरकार नहीं लागू किया है तो उसके विरोध में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, वो वाद योग्य नहीं है। आगे है समान 39 अनुच्छेद 39 में क्या दिया हुआ देखिए। ये कहाँ से कहाँ है? 36 से 51। सब नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद लिए हैं। अनुच्छेद 39 समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण, ठीक है। समान काम के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनवांचित दशाओं का लाभ तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रसूति सहायता का उपबंध, महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का उपबंध, ठीक है। कितना में है? 42 में। तो यहाँ पर प्रसव के दौरान उसे बोलते हैं प्रसूति सहायता का उपबंध। तो काम की न्याय संगत और मनवांचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में, ठीक है। तो देखते होंगे जिसमें गर्भवती होती है या बच्चा का समय होता है उसमें कुछ पैसा उसा दिया जाता है, ठीक है, बच्चा का समय दिया जाता है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता यूसीसी, अनुच्छेद 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता का उल्लेख किसमें है? 44 में, अनुच्छेद 44 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सबके लिए समान कानून, ठीक है, चाहे कोई भी धर्म का हो। सरकार पोषाहार युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नस्ली दवाएं तथा शराब एवं प्रतिबंध लगाएगी। जैसे देखते हैं कोई सरकार लगाती शराब पर प्रतिबंध, कोई सरकार नहीं लगाती है। तो चाहेगा तो लगाएगा, चाहेगा तो नहीं लगाएगा। ये नहीं कि झारखंड सरकार नहीं लगाया है तो जाके कोर्ट चले जाए, लगा भी सकता है, नहीं लग सकता है। बिहार में लागू है, बिहार में लगा दिया गया है। पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, वही बात लिखा हुआ है।
कि पोषाहार स्तर, पोषक के पौष्टिक आहार, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य मतलब लोगों का स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का क्या होगा? कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 43 का तो 47 में क्या चीज है? पोषाहार युक्त या पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का ये कर्तव्य होगा अनुच्छेद 47 के तहत। 39 में क्या था? समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 42 में क्या था? प्रसूति सहायता उपबंध। ठीक है। 43 में क्या है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए। ठीक है। 28 के का पर्यावरण, वन तथा वन जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। ठीक है। पर्यावरण, वन तथा वन जीव का संरक्षण किसमें? 48 के का में। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है, वस्तुओं का संरक्षण किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। ठीक है। दोनों स्वतंत्र रूप से अपना काम करेंगे। ठीक है। न्यायपालिका पर किसी भी तरह से दबाव नहीं रहेगा कार्यपालिका का। केटी साख ने कहा है कि नीति निषेध तत्व उससे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार से करता है। यहाँ बैंक का कहने मतलब है राज्य सरकार। ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार से वो लागू करेगा चाहे नहीं करेगा। किसने कहा था? केटी साख। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अभी पढ़े हम लोग। मौलिक कर्तव्य ये अनुच्छेद कितना में है? 51 के काम है। 51 के काम है। ठीक है। अनुच्छेद 51 के काम है और भाग कितना? 4 के काम है। भाग 4 के काम है। कहां से लिया गया है? सोवियत संघ। ठीक लिखा हुआ है इसमें। सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये बाद में जोड़ा गया था। जिसमें संविधान तैयार हुआ था उसमें संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में जोड़ा गया 1976 में। किसके समिति के अनुशंसा पर? सरदार सवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से। इसे भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का के तहत रखा गया है। भाग कितना? 4 के का और अनुच्छेद कितना? 51 के का के तहत रखा गया है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु तो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना हो गया? 11। पहले 10 था, अब हो गया है 11। ठीक है। आगे देखते हैं। तो लास्ट में जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता द्वारा शिक्षा दिया जाएगा। उन लोगों का कर्तव्य होगा माता पिता का कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप प्राथमिक शिक्षा दें। ठीक है। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य पहले 10 था, अब कितना है? 11। कौन कौन है वो सवाल पूछता है। और देखिए सब इसमें लिख देगा इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन करना, संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगण का सम्मान करें। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगण का सम्मान करें। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य में क्या क्या है देखिए। इसमें पहला क्या चीज है? राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगण का सम्मान करने, संविधान का पालन करना, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को पालन करें। जैसे नारा, कौन सा नारा है? जय हिंद। ठीक है। करो यहाँ पर जय हिंद हो गया और सरफरोशी तमन्ना अब हमारे दिल में है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सब नारा हो गया। ठीक है। वो सब का आदर्शों का उस सब नारा को पालन करना। आगे भारत की संप्रभुता, संप्रभुता मतलब दबाव रहित शासन। ठीक है। निरंकुश शासन नहीं, दबाव रहित शासन। एकता तथा अखंडता को बनाए रखना, भारत की संप्रभुता है, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। ठीक है। ये चौथा में है। पांचवा है, पांचवा कर्तव्य देश के लोगों में नम्रता,
मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रख रहे हैं। मेल मिलाप भाईचारा बनाए रख रहे हैं, ये किस में है? 5 में। 6 में क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति जो संस्कृति है, ठीक है, गौरवशाली परंपरा है, उसका महत्व को समझें और उसका संरक्षण भी रखें। ठीक है, बहुत सारे देखते हैं कि बहुत सारी संस्कृति को धूमिल किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको संरक्षण करने के लिए बताया गया है मौलिक कर्तव्य के द्वारा। प्राकृतिक पर्यावरण वन तथा वन जीव का रक्षा करना, ये दिया हुआ है 7 में। प्राकृतिक पर्यावरण और वन जीव तथा वन जीव का रक्षा करना। और ये अनुच्छेद किसे पढ़े? अनुच्छेद 48 के काम में, 48 के काम में वन जीव का संरक्षण, 48 के काम में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना और ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान में अर्जित का भावना का ये विकास करें। आगे है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखें। 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक की भलाई के लिए तैयार रहना। व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी भलाई के लिए हमेशा तैयार रहना है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। सतत मतलब लगातार। 6 से 14 वर्ष बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। यह आसमा संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। पहले 10 था, अब हो गया 11। अब यहाँ पर लिखा हो नोट में कि आसमा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक जोड़ा गया किसके काम में, और एक जोड़ा गया 51 के काम में। अब अनुच्छेद 2000 जोड़ा गया है। अब एक है मौलिक अधिकार और एक है मौलिक कर्तव्य। अब इसमें क्या है? मूल अधिकार किसके काम और किसके काम है? 6 से 14 वर्ष को बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, उसको अधिकार है। अगर छीना जाएगा तो फिर पहुंच जाएगा कहां पर? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, मूल कर्तव्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक को कर्तव्य होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो अभिभावक है उसका कर्तव्य होगा कि उसको प्राथमिक शिक्षा दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा दें। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। ये मौलिक अधिकार और ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, दोनों जगह जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार में भी और मौलिक कर्तव्य में भी। आगे है विधानमंडल 168। ठीक है, ये बाद में पढ़ने का है, बीच में स्लाइड ले लिया गया है, देख लीजिए। विधानमंडल का वर्णन किस में है? 168। विधानमंडल राज्य में रहेगा, विधानमंडल किस में रहेगा? राज्य में। ठीक है, और केंद्र में क्या होगा? संसद होगा। यहाँ पर तुलना किया गया है, विधानमंडल इधर, संसद, ये राज्य के लिए और ये केंद्र के लिए। विधानमंडल में आता है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तो विधानमंडल 3 लोगों से मिलकर बनती है, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो सिर्फ विधानसभा रहेगा और राज्यपाल रहेगा। विधान परिषद का चर्चा 169, विधान परिषद का चर्चा कितना? 169, विधानसभा का 170 और राज्यपाल का 153। देखिए 168, 69, 70। पहले क्या आएगा? विधानमंडल, उसके बाद क्या आएगा? विधान परिषद, उसके बाद क्या होगा? विधानसभा। ठीक है, विधान परिषद बड़ा है कि विधानसभा बड़ा है? उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। ठीक है, तो 68, 69, 70। राज्यपाल 153। विधान परिषद कहते हैं उच्च सदन, विधानसभा कहते हैं निम्न सदन। राज्यपाल नाम मात्र का कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका तो मुख्यमंत्री होती है। ठीक है, आगे विधान परिषद अस्थायी सदन, बुजुर्गों का सदन और न्यूनतम उम्र कितना? 30 वर्ष। विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन, अस्थायी सदन और युवाओं का सदन बोलते हैं। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। ये हो गया न्यूनतम उम्र हो गया। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष, विधानसभा का 5 वर्ष, राज्यपाल का 5 वर्ष। अधिकतम सदस्य विधान परिषद में कितना हो सकता है? विधानसभा का 1/3। विधानसभा में जितना सदस्य होगा उसका 1/3। ठीक है, और विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500। विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितना? 40 और विधानसभा में कितना? 60। विधान परिषद में 40 और विधानसभा में 60।
ठीक है। आगे आते हैं संसद। इसका इसका उल्लेख किसमें है? 79 में। राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में और राष्ट्रपति का 52 में। राज्यसभा कहते हैं उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन, राष्ट्रपति होता है नाम मात्र का कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। राज्यसभा को कहते हैं अस्थायी सदन, बुजुर्गों का सदन, लोकसभा को अस्थायी सदन और युवाओं का सदन। अस्थायी सदन है, ये विघटन हो जाता है, लेकिन इसका विघटन नहीं होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। किसका? राज्यसभा का, इसलिए कहते हैं अस्थायी सदन। इसको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35। कार्यकाल राज्यसभा के लिए 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष, राष्ट्रपति का 5 वर्ष। राज्यसभा में अधिकतम कितना? 250, अधिकतम सदस्य 250, ठीक है, अधिकतम सदस्य 250, लेकिन वर्तमान में कितना? 245। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552, लेकिन वर्तमान में कितना? 543। 545 था, 2 एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है, 543 यहाँ लिखा हुआ है 2 एंग्लो इंडियन समाप्त होने के बाद, ठीक है। आगे है राष्ट्रपति। देखिए इसमें मिलाकर पढ़िएगा, जो है विधान परिषद वही है राज्यसभा, जो विधानसभा है वही है लोकसभा और जो राज्य के लिए राज्यपाल वही देश के लिए राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पर उच्च सदन, यहाँ भी उच्च सदन, यहाँ निम्न सदन, यहाँ भी निम्न सदन। ये राज्य के लिए नाम मात्र कार्यपालिका और देश के लिए नाम मात्र कार्यपालिका। अस्थायी सदन, बुजुर्गों का सदन, उच्च सदन, अस्थायी सदन, बुजुर्गों का सदन। यहाँ पर विधानसभा, निम्न सदन, अस्थायी सदन, युवाओं का सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, युवाओं का सदन। न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, यहाँ भी न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। विधानसभा 25, लोकसभा भी 25, राज्यपाल 35, राष्ट्रपति 35। कार्यकाल इसका विधान परिषद का 6, राज्यसभा का 6, विधानसभा का 5, लोकसभा का 5, राज्यपाल का 5, राष्ट्रपति का 5। अधिकतम सदस्य विधानसभा के 1/3, विधानसभा सदस्य जितना रहेगा उसके 1/3 और इसमें विधानसभा का अधिकतम है 500, विधान परिषद का न्यूनतम है 40, विधानसभा न्यूनतम 60, राज्यसभा का अधिकतम 250, वर्तमान में 245, लोकसभा में अधिकतम 552 और वर्तमान में 543, 2 पद समाप्त होने के बाद, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, निर्वाचित राष्ट्रपति लिया गया है अमेरिका से, निर्वाचन मंडल का व्यवस्था आयरलैंड। राष्ट्रपति देश का औपचारिक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का होता है, वास्तविक होते हैं प्रधानमंत्री। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अर्थात कि सभी कार्य, जितना भी कार्य होगा किसके नाम से किया जाएगा? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किए जाएंगे। इसे लिखता है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में, क्योंकि जितना भी कार्य है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही होता है, ठीक है। कोई कानून बनता है किसके हस्ताक्षर के बाद? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अनुच्छेद 44 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति निर्वाचन, इसका निर्वाचन राष्ट्रपति निर्वाचन कितना में? अनुच्छेद 54 में। तो अनुच्छेद 54 में दिया हुआ राष्ट्रपति का निर्वाचन। इसका निर्वाचन एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल, एक व्यक्ति को वोट दिया जाता है। जो कम वोट लाता है और जो हार जाता है उसका वोट, सभी वोट किसको दिया जाता है? जीतने वाले उम्मीदवार को। इसे बोलते हैं एकल संक्रमणीय। अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक पद्धति मतलब उसमें जितना लोग कैंडिडेट खड़े होते हैं वह सभी को वोट देना होता है, उसे बोलते हैं अनुपातिक पद्धति। द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। अनुपातिक पद्धति क्या है? इस पद्धति द्वारा चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है, उसे बोलते हैं अनुपातिक। एकल संक्रमणीय क्या होता है? किसके द्वारा सबसे कम मत पाए उम्मीदवार के वोट को लेकर के अधिक वोट पाए उम्मीदवार को वोट में जोड़ दिया जाता है। तो एक आदमी को मिल गया, ये हो गया एकल संक्रमणीय। आप प्रत्यक्ष मतदान, राष्ट्रपति निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है,
बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा रहेगा वहां का शामिल किया जाएगा। ठीक है, आगे कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद का सदस्य भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। सभी राज्यों में विधान परिषद हो जाएगा तो भी भाग लेगा। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, इसमें राज्यसभा में 12 व्यक्ति का मनोनयन होता है, मनोनीत किया जाता है, वो मनोनीत व्यक्ति को शामिल नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती, यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाती है तो नया राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। ठीक है, और राष्ट्रपति का रिक्ति अगर रिक्त स्थान हो गया है तो 6 महीना के अंदर भरना होता है। ठीक है, अनुच्छेद 58 में इसके बारे में लिखा है योग्यता। राष्ट्रपति का योग्यता क्या होगा? अनुच्छेद 58। 52 में क्या था? राष्ट्रपति का पद। 54 में क्या था? निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 54 में क्या था? राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, और 53 में क्या था? कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वो क्या था? 53। ठीक है, आगे इसमें अनुच्छेद 56 में क्या है? कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। 58 में क्या है? योग्यता, कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता। यहाँ पर ध्यान रखना है, राष्ट्रपति में लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। उपराष्ट्रपति में क्या चाहिए का? राज्यसभा का सदस्य, और राष्ट्रपति को लोकसभा का सदस्य, ठीक है, का सदस्य बनने की योग्यता। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो, 50 प्रस्तावक हो और 50 फिर उसको अनुमोदन करने वाले हो। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाती है और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगी। इसका उल्लेख किसमें है? 60 में। तो अनुच्छेद 60 में क्या चाहिए? राष्ट्रपति का शपथ के बारे में, कि किसके समक्ष शपथ लेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अगर नहीं रहा तो वही सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हो सकता है। यह प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए संविधान से लिया गया है। बताइए कि निर्वाचित राष्ट्रपति और उसमें महाभियोग का ये प्रावधान लिया गया यूएसए से, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का व्यवस्था आयरलैंड से। ठीक है, अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए चाहे राज्यसभा से लग सकता है चाहे लोकसभा से भी, लेकिन ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति में केवल और केवल राज्यसभा से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। अनुच्छेद 72 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां किसमें है? 72 में नोट लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां, ये तो क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। इसी के तहत फांसी उसी की सजा को माफ किया जाता है। ठीक है, बड़ा सजा मिला है उसको छोटा सजा कर सकता है। एक सजा का रूप दूसरे में रूप में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब लिख दिया है उसमें फांसी हो गया है, हो सकता है उसको आजीवन कारावास बदल दे। आजीवन कारावास मिला है, हो सकता है उसका जो समय है उसको घटा दें। ये सब किसको शक्ति है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल को भी शक्तियां हैं, लेकिन फांसी की सजा, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता कौन? राज्यपाल। मृत्युदंड को माफ एक ही कर सकता है, वो कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे है, ये है क्षमादान अलग है और आपातकालीन शक्तियां अलग है। राष्ट्रपति को 3 तरह का आपातकालीन शक्तियां दिया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात,
दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख 356, उसे बोलते राजकीय आपात। ये राष्ट्रीय आपात है और ये क्या है? राजकीय आपात। राजकीय आपात, राजकीय आपात मतलब राज्य में। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात मतलब पैसा संबंधित, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रीय शासन 356 और वित्तीय आपात 360। राजकीय आपात लिखेगा, गड़बड़ नहीं करना है। राजकीय आपात भी राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रीय आपात है 352। आगे है भारत के राष्ट्रपति, लिख देता है इनमें से कौन कौन भारत के राष्ट्रपति हुए या कौन नहीं हुए, ठीक है। इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, लिख देगा इनमें से कौन राष्ट्रपति का पद नहीं संभाले हैं। तो ध्यान से देख लीजिए एक बार। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा है जाकिर हुसैन, चौथा है बीबी गिरी, पांचवा फखरुद्दीन अली अहमद, छठा नीलम संजीव रेड्डी, सातवां ज्ञानी जैल सिंह और आगे आर वेंकट रमन, नौवा शंकर दयाल शर्मा, 10वां के.आर. नारायण, 11वां APJ अब्दुल कलाम, 12वां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वां प्रणब मुखर्जी, 14वां रामनाथ कोविंद और 15वां द्रौपदी मुर्मू। 15वां है द्रौपदी मुर्मू। क्रम ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देता है 12वां कौन है, 13वां कौन है, 14वां कौन है, 15वां कौन है, ठीक है। 10वां कौन है? के.आर. नारायण, छठा कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, 11वां कौन है? APJ अब्दुल कलाम, 12वां प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वां प्रणब मुखर्जी, 14वां रामनाथ कोविंद और 15वां द्रौपदी मुर्मू। लिखा हुआ यहाँ पर काज नोट में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कौन काम किए हैं? बीबी गिरी, कौन कौन किए हैं? बीबी गिरी और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसमें पूछता है कि कौन सा एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के रूप में काम किए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। राष्ट्रपति का पद अगर खाली रहता है तो उसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, और उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे तो उसके जगह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तीसरा है बीडी जाति, तीसरा क्या चीज है? बीडी जाति। तो 3 लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, पहला है बीबी गिरी, दूसरा है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरा है बीडी जाति। आगे भारत के उपराष्ट्रपति, पहला कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा है जाकिर हुसैन, तीसरा है बीबी गिरी, चौथा है गोपाल सौरभ पाठक, 5वां है बीडी जाति, छठा है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 7वां है आर वेंकट रमन, 8वां है शंकर दयाल शर्मा, 9वां के.आर. नारायण, 10वां कृष्णकांत, 11वां भैरव शेखावत, 12वां हामिद अंसारी, 13वां M. वेंकैया नायडू और 14वां जगदीप धनखड़। अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। 14वां है और 15वां राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इसमें देखिएगा ये राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति है, तो पहले उपराष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति, कुछ कुछ व्यक्ति है, ठीक है, जो पहले उपराष्ट्रपति बने फिर राष्ट्रपति बने। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है। जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति, बीबी गिरी तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति, ठीक है। आगे आते हैं इधर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वो तो कार्यवाहक बने हैं, क्या बने हैं? कार्यवाहक। यहाँ पर आगे आर वेंकट रमन, ये 7वां, इधर 8वां हो जाएंगे। शंकर दयाल शर्मा 8वां, ये हो जाएंगे 9वां। के.आर. नारायण यहाँ पर 9वां, यहाँ पर 10वां, ठीक है। उसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ व्यक्ति हुए जो राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति रहे। तो कौन कौन रहे तो ध्यान रखना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायण, के.आर. नारायण, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति का पद का व्यवस्था अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति पद होगा अनुच्छेद 63 जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? यूएसए। और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन, निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका, ठीक है। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 राज्यपाल राज्यसभा का सभापति, अनुच्छेद 64 में क्या बोला गया है? राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। परंतु उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति होगा लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। उसका तो निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति के रूप में होता है,
लेकिन सदस्य नहीं होता है कहाँ का? राज्यसभा का। लेकिन योग्यता पूछा जाएगा तो इसका न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। और राष्ट्रपति में क्या बताए थे कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कितने अनुच्छेद के तहत? 65। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे जब उसका पद रिक्त होगा। ठीक है। 64 में क्या था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति हो गए। और उनसे 63 में क्या होगा? उपराष्ट्रपति पद होगा। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, निर्वाचन चर्चा है जो एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, चाहे वह निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सभी सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य राज्यसभा का, लोकसभा का और विधानसभा का। और केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश वैसे केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधानसभा हो। ठीक है। फिर से बात 63 उपराष्ट्रपति का पद। 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होंगे। 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, जब उनका पद रिक्त होगा राष्ट्रपति का। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति अनुपातिक पद्धति द्वारा। 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष पहले भी महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए इसको लाना पड़ेगा, कहाँ से पेश होगा? राज्यसभा से ही पेश होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अनुच्छेद 67 में क्या चीज है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। अब तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 69 के तहत नोट उपराष्ट्रपति तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति चाहे राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ होता है? उच्चतम न्यायालय। तो बताइए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। 67। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। 69। 63 क्या था? उपराष्ट्रपति का पद। 64 क्या था? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। 65 क्या था? कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और 66 क्या था? 66 था राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा। ठीक है, और 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। 69 राष्ट्रपति को शपथ है राष्ट्रपति दिलाएगा। आगे आते हैं प्रधानमंत्री। क्या है ये? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगा? मंत्री परिषद। और जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने लिखा है, लिखा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होंगे और मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो। अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन होता है। मंत्री परिषद किसके अधीन? प्रधानमंत्री के अधीन। अनुच्छेद 75 में क्या बोलता है? मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मंत्री परिषद में कौन कौन मंत्री आते हैं? पहला कौन होगा? कैबिनेट मंत्री। दूसरा राज्य मंत्री। तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। और चौथा है उप मंत्री। छोटा हो जाएगा उप मंत्री। सुपर कैबिनेट, सुपर कहा जाता है कैबिनेट मंत्री को। ठीक है, देखिए इसमें राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव दोनों में एक ही हो सकता है। कैबिनेट मंत्री वह विभागों का अध्यक्ष होता है। विभागों का अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। उसके सहायता के लिए होते हैं राज्य मंत्री। और जब विभाग में ये कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं तो सीधा दे दिया जाता है स्वतंत्र प्रभार। उसे बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो दोनों में से एक ही रहेगा, या तो फिर राज्य मंत्री फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, वैसा विभाग
जिसमें कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं तो उसको दे दिया जाता है, सीधा राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। आगे आते हैं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री को सहायता कौन करता है? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री को सहायता कौन करता है? उप मंत्री। ठीक है, आगे मंत्रिमंडल। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आते हैं। तो मंत्रिमंडल में कौन कौन आएंगे? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। कैसे राज्य मंत्री? स्वतंत्र प्रभार वाले। ये राज्य मंत्री नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। कौन आएंगे? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं है। तो हर विभाग का अपना अपना अध्यक्ष होता है। अब ये राज्य मंत्री है तो इसका अध्यक्ष तो यहाँ पर है, अब ये तो जाएगा। अब इसमें क्या चाहिए? इसमें इसके ऊपर कोई नहीं है तो इसका जो विभाग का अध्यक्ष होंगे यही जाएंगे। आगे चलते हैं। मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखिए मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद में सभी लोग आएंगे, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ और कौन आएंगे? कैबिनेट मंत्री। और वैसा पद, वैसा विभाग जिसमें कैबिनेट मंत्री का नहीं हो वह आ जाएंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के। ठीक है, आगे आते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। मंत्री परिषद में देखते होंगे सब लोग मंत्री बनते हैं, कोयला मंत्री, कृषि मंत्री, कपड़ा मंत्री। तो उसमें प्रधानमंत्री को शामिल करके जितना सदस्य है लोकसभा में उसका 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये अधिनियम लाया गया। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। तो जो भी मंत्री बनेंगे 15% से अधिक नहीं होंगे। पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता का शपथ लेनी होती है। पद ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री हैं वो सब शपथ जो लेते हैं किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। कौन? प्रधानमंत्री भी और उसके साथ साथ अन्य मंत्री भी। अनुच्छेद 75 के 4 के तहत मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। क्या बोलता है? किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीना के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है। अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो तो 6 महीना के अंदर उसको संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है। जरूरी नहीं होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है तो लोकसभा का ही सदस्य हो सकता है वो राज्यसभा का भी सदस्य हो। जैसे मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, वो सब कहाँ का सदस्य है? राज्यसभा का, और बन गए थे क्या चाहिए? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो लोकसभा का नेता अपना चुन लेता है। लोकसभा का नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आगे है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 में किसका है व्यवस्था? महान्यायवादी की चर्चा है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, या उसे बोलते हैं कानूनी सलाहकार। कौन होता है? महान्यायवादी। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। यह संसद का सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है? महान्यायवादी। किंतु कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। मतदान तो सिर्फ वहीं का सदस्य कर सकते हैं, सिर्फ कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, मतदान नहीं कर सकते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत पद धारण करना मतलब उसके अनुसार से। ठीक है, चाहेंगे तो बाद में हटा सकते हैं। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता। देश के लिए कौन है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी? महाधिवक्ता। और राज्य के लिए महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का व्यवस्था अनुच्छेद 165 में। तो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता और उसका चर्चा दिया अनुच्छेद 165 में। और महान्यायवादी की चर्चा 76 में। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति। देखिए आगे संसद के बारे में। अनुच्छेद 79 भारत की संसद
राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ये 3 अंग है। तो संसद के 3 अंग, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। नोट, संसद भवन का वास्तुकार एडविन लुटियंस था। कौन था? एडविन लुटियंस। संसद भवन का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस। तो भारत की संसद के 3 अंग है। कौन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद के 2 सदन हैं। कौन कौन है? राज्यसभा और लोकसभा। अब आते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का चर्चा अनुच्छेद 80 में है। किसमें दिया? अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा का गठन का चर्चा अनुच्छेद 80 में। इसमें राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किसमें है? 80 में। ठीक है। संसद का गठन, संसद 3 अंगों से मिलकर बनेगी। इसका वर्णन दिया है 79 में। राज्यसभा को अस्थायी सदन, उच्च सदन और राज्यों की सभा कहा जाता है। राज्यसभा का क्या क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन। क्या कहता है? उच्च सदन। क्या कहता है? राज्यों की सभा। इसका विघटन कभी नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं अस्थायी सदन कहते हैं। इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। प्रथम सदन लोकसभा को गड़बड़ करता है। पहले लोग सोचते हैं कि राज्यसभा बड़ा है, राज्यसभा बुजुर्गों सदस्य है, तो वो हो जाएगा प्रथम सदन। प्रथम सदन लोकसभा और द्वितीय सदन राज्यसभा। द्वितीय सदन कहा जाता है। पहला सदन किसको? लोकसभा को। इसे बुजुर्गों का या शिक्षित का सदन कहा जाता है। राज्यसभा को बुजुर्गों का या तो फिर शिक्षित का। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना? 250। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। वर्तमान कितना है? 245। राज्य प्लस यूटी से, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से कितना? 233 और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ठीक है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष? 6 वर्ष। 6 वर्ष। इसके सभी सदस्यों का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता है। ये नहीं कि 233 है तो एक ही बार चुनाव होगा, एक ही बार चुनाव नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 वर्षों बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो प्रत्येक वर्ष कितना तिहाई? 1/3। प्रत्येक वर्ष से, प्रत्येक 1 वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्षों में कितना? 1/3। तो 1/3, 1/3, 1/3, 2, 2 और 2, 6 साल हो जाएगा। तो इसमें कभी भी खाली स्थान नहीं होता है, एक साथ चुनाव नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन 1952 में। प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का प्रथम बैठक 13 मई 1952। अप्रैल में गठन होता है और बैठक होता है मई में। ठीक है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। हम लोग पढ़ चुके हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। और प्रथम सभापति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम सभापति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे आते हैं लोकसभा। इसका चर्चा अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा का चर्चा कितना था? 80 में। इसमें लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। तो लोकसभा की संरचना का उल्लेख किसमें है? 81 में। इसे लोगों की सभा, अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन और राष्ट्र की दर्पण कहा जाता है। राष्ट्र की दर्पण कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य के बहुमत से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लोकसभा के सदस्य के बहुमत से ही प्रधानमंत्री बनते हैं तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है। मंत्रिपरिषद कहाँ बैठता है? लोकसभा में। राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में बैठते हैं मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद में देखे थे कैबिनेट मंत्री आए थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। मंत्रिमंडल में कौन आते हैं? कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। इसके सदस्य का चुनाव जनता करती है। लोकसभा के सदस्य का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव विधायक लोग करते हैं, राज्य के विधायक लोग करते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें लोकसभा का सदस्य चुनाव जनता करती है। इसे जनता का सदन कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? जनता का सदन। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? 25 वर्ष। उसमें था 30 वर्ष, इसमें है 25 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। लोकसभा का पहली बैठक होता 1952।
उसका भी पहली बैठक 1952, इसका भी 1952। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना हो सकती है? 552 हो सकती है, 552 हो सकती है। वर्तमान में कितना है? 543। ये 545 हुआ करती थी, अब है 543। 2 पद को समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन। 104 में संविधान संशोधन 2020 द्वारा 104 ये 2019 में पारित हुआ था और 2020 में लागू होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 2020 द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का पद समाप्त करने के बाद हो गया 543, पहले था 545। लोकसभा का पहला अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर बने थे। ठीक है। लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के सदस्य का ही अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है अनुच्छेद 93 के अनुसार। अनुच्छेद 93 के अनुसार 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा इसमें 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक वही यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। मतलब जो सीटों की संख्या है लोकसभा में और किसमें? विधानसभा में, इस सीटों की संख्या बढ़ाया नहीं जाए। कब तक? 2026 तक, आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की बैठक में 2 बैठकों में अंतर कितने माह का नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 104वां संविधान संशोधन, इसमें 2 बातें हैं। एक है कि एंग्लो इंडियन को समाप्त करना और दूसरा जो आरक्षण है SC ST का आरक्षण उसको 10 साल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है। तो 10 साल तक बढ़ा दिया गया तो आगे कब तक होगा? 2030 तक हो जाएगा, 2030 तक। ठीक है। उसका SC ST में आरक्षण 2030 तक हो गया है, 25 जनवरी 2030 तक वो रहेगा। इसमें 2 बातें हैं 104वें संविधान संशोधन में। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार माना जाता है 18 वर्ष के आधार पर होता है। ठीक है। तो ये गुप्त मतदान होता है, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। क्या है लिखा है? अप्रत्यक्ष नहीं लिखा है। अगर जनता सीधा चुनती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, जनता सीधा नहीं चुनती उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुनते उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाएगा। कितवें संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 18 वर्ष से आयु प्राप्त को कहते हैं वयस्क कहेंगे। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किया गया है। तो अनुच्छेद 108 में किसका व्यवस्था किया गया है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य बैठते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है तथा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। 2024 का लोकसभा चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव था। 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वह कितनी थे? 18वीं था। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। लगातार 2 बार बने। ठीक है। लगातार 2 बार बोले, 2 बार बने ओम बिरला। और ध्यान रखना है कि 8वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? महताब भर्तृहरि। महताब भर्तृहरि। ठीक है। पंचायती जो था वह अनुच्छेद 243 याद रखिएगा। ए से कहाँ तक? ओ तक। इसको कहीं के लिए का से लिखता है, का से। अरे कहाँ? ओ है, 15 है तो 15 कहाँ जाएगा? 5 का खा गा घा गंगा, फिर चा छा, फिर टाठा। ठीक है। कहाँ तक? ना तक, ना तक जाएगा। ठीक है। मूर्धन ना तक जाएगा। और यहाँ पर नगर पालिका 243 ओ के बाद क्या होगा? पी। पी के बाद कहाँ जाएगा? जेड। अब फिर स्टार्ट होगा जेड ए। जेड ए से
फिर आगे तो जाएगा जेड जी तक। कहाँ तक जाएगा? जेड जी तक, जेड जी तक, जेड जी तक। प्रसूति सहायता उपबंध 42 में था। समान काम के लिए समान वेतन 39 था। ठीक है, बताओ वन्य जीव संरक्षण 48 का काम में, 48 के काम में। ठीक है, 48 के काम में। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण 50 का जगह 50। उपराष्ट्रपति का पद 63। प्रथम बैठक 9/1946, प्रथम बैठक 9/1946। ठीक है, अंतिम बैठक विधानसभा का 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। समता और बंधुता के आदर्श शब्द किससे से? फ्रांस, फ्रांस। चौथी अनुसूची में किसका चर्चा है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, छठी अनुसूची में किसका उल्लेख? पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य? 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, उसके प्रशासन क्षेत्रों के बारे में उल्लेख दिया है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। ठीक है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5। ठीक है, और न्याय 3 हो जाएगा न्याय। असमानता 2 हो जाएगा। उपाधियों का अंत कितना में? 18। उपाधियों का अंत है 18। ठीक है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता 21 में। और अपराधों में 2 सीधी संबंधी संरक्षण 20 में। गिरफ्तारी में कुछ स्वतंत्रता 22। कौन सा रीट है जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। शरीर बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें ये बातें, कौन सा रीट में ये बातें बताया गया है कि उच्च न्यायालय चाहे उधे उसके ऊपर न्यायालय ये आदेश देते हैं कि अपना लंबित मुकदमा वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। उत्प्रेषण प्रतिषेध में क्या था? रोकना। जो फैसला सुना रहा है, जो अधिकार क्षेत्र में नहीं आ रहा है, उसको रोकना कहलाता है प्रतिषेध। आगे बताना है अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख में क्या था? कोई पदाधिकारी जो उस लायक नहीं है वो काम कर रहा है। ठीक है, उस पद पर रहने लायक नहीं है, उस पद पर रहकर काम कर रहा है। ठीक है, बताना है धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख कितना से कितना अनुच्छेद? 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। 31 से अनुच्छेद 31 में किसका उल्लेख था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार किस में रखा गया? 300 के काम में। और उसको मौलिक अधिकार से कौन अधिकार बना दिया गया? हाँ, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। ठीक है, विधिक या कानूनी। ठीक है, देखिए एक बार इसको फिर से रिवीजन मारिए। 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, 58 में योग्यता, 60 में राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायाधीश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा। 52 बोलिए, 52 में राष्ट्रपति का पद। 53 बोलिए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। 54 बोलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, और 56 बोलिए कार्यकाल। 56 कार्यकाल। 58 बोलिए योग्यता। 60 बोलिए शपथ, राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, 61 बोलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग। 72 बोलिए राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां। ठीक है, तो फिर से बोलते हैं 52 से बोलिए। 52 में राष्ट्रपति का पद। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित। ठीक है, 53 बाद 54 बोलिए निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, 56 बोलिए कार्यकाल। 56 कार्यकाल। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में है। ठीक है, 58 बोलिए योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता। 58 में। 60 में बोलिए शपथ ग्रहण, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और 61 में महाभियोग। 72 में क्षमादान शक्तियां। हो गया, राष्ट्रपति से संबंधित हो गया। अब आते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। उपराष्ट्रपति के पद 63। आगे 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के रूप में राज्यसभा के सभापति होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे। कितना में? 64।
आगे 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर। ठीक है। 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। 66 में क्या चाहिए? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। फिर से 63 में उपराष्ट्रपति का पद। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। 65 में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे उपराष्ट्रपति। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। तो 63, 64, 65, 66 लगातार है कि नहीं? 63 में उपराष्ट्रपति के पद, 64 में राज्यसभा का सभापति होंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है। 63 के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति काम करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। केमा में? 65 में। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। आगे आते हैं 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल 54 क्या था? 54 निर्वाचन था। 56 कार्यकाल, 58 योग्यता। उपराष्ट्रपति कार्यकाल 67। ठीक है। और उपराष्ट्रपति का शपथ है 69 और उसमें शपथ है 60। राष्ट्रपति का शपथ 60, उपराष्ट्रपति शपथ 69। ठीक है। 69। 74 में क्या है? प्रधानमंत्री। 75 में अन्य मंत्री परिषद का नियुक्ति। ठीक है। 75 में अन्य मंत्री परिषद का नियुक्ति, अन्य मंत्रियों का नियुक्ति हो गया। 76 में महानवादी। 76 में महानवादी। और 79 में संसद। 80 में राज्यसभा। 81 में लोकसभा। 81 में क्या हो जाएगा? लोकसभा। उपराष्ट्रपति का पद 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे 64। 65 में क्या था? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 उसका कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 69 शपथ। लोकसभा का प्रथम बैठक 1952। राज्यसभा का प्रथम बैठक 1952। प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52। 63 ठीक बोला। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कितना हो जाएगा? 53। 54 में निर्वाचन। 54 में निर्वाचन। ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद पूछता है। ठीक है। रेलवे में खास करके सब तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। 93 क्या था? लोकसभा का सदस्य अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। 79 में संसद। 79 में संसद। 80 में राज्यसभा। 81 में लोकसभा। अब लोग विधानमंडल कितना में? विधानमंडल 168 और विधान परिषद 169 और विधानसभा 170। 170। ठीक है। आप लोग बताना है राज्यपाल 153। राज्यपाल 153। ठीक है। और बताना महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कितने के तहत? 165। 165। महानवादी 76। महानवादी 76। ठीक है। बताना है अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसर की समता। लोक नियोजन के अवसर की समता। ठीक है। और 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 14 में कानून के समक्ष समानता। ठीक है। 5 में क्या है? 5 से अनुच्छेद भाग 5 नहीं, अनुच्छेद 5 नागरिकता संबंधित। नागरिकता से संबंधित 5 से कहाँ तक था? 11। 5 से 11। ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश 2 में। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन 3 में। पूछते हैं कि मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना निश्चित की गई थी? 500। अभी अधिकतम कितना सदस्य? 552। वर्तमान में 543। 543। राज्यसभा में 250 अधिकतम और वर्तमान में 245। आप लोग बताइए कि विधान परिषद में कितने सदस्य अधिक नहीं हो सकती है? विधान परिषद में कितने सदस्य अधिक नहीं हो सकती है? हाँ, विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के बटे 3। ठीक है। अधिकतम न्यूनतम कितना हो सकती है? 40। विधानसभा में अधिकतम कितना है? 500। न्यूनतम कितना है? 60। न्यूनतम 60।